हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू और डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे पीपीबी में मॉड्यूल बी से टाइप्स ऑफ चार्जेस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में। और अगर आप टारगेट करें जैब नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इनसे आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनकी प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड हाइपोथिकेशन? तो क्या डिफरेंस है? प्लेज क्या होता है? फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, वाइल हाइपोथिकेशन इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। या प्लेज में पोजेशन जो होता है गुड्स का रिमेन विद द बोरोवर, वाइल इन हाइपोथिकेशन इट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिटर। प्लेज में जो पोजेशन ऑफ गुड्स है दैट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिटर यानी कि बैंक। या इन हाइपोथिकेशन गुड्स रिमेन विद द बोरोवर। और हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लेज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सही ऑप्शन आपका क्या है इसमें? देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया कि प्लेज इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो आपका मॉर्टगेज होता है। प्लेज हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए नहीं होता, उसके लिए क्या होता है? आपका मॉर्टगेज होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और ऑप्शन टू भी गलत है कि पोजेशन जो होता है प्लेज में वो बोरोवर के पास नहीं होता, वो क्रेडिटर के पास होता है। हाइपोथिकेशन में इट इज ट्रांसफर टू क्रेडिटर, तो ये बिल्कुल अपोजिट है। प्लेज में क्या होता है, जो आपका पोजेशन है, जैसे आप अपना गोल्ड प्लेज करवा रहे हो, बैंक के पास गिरवी रखवा रहे हो और उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हो, तो वो हो गया आपका प्लेज। हाइपोथिकेशन में क्या होता है, गुड्स आपके पास रहती है। अगर आप अपनी कार के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो तो कार तो आपके पास है, आप उसको चला रहे हो। कार के पेपर जो है वो कहाँ होते हैं? बैंक के पास होते हैं। तो गुड्स बोरोवर के पास रहती है हाइपोथिकेशन के केस में। और प्लेज में क्या होता है, पोजेशन जो होता है गुड्स का ट्रांसफर हो जाता है बैंक के पास। यानी गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया तो गोल्ड बैंक के पास रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है लोन पे जो प्लेज के द्वारा सिक्योर किया गया था, क्या राइट्स होते हैं पौनी के, यानी कि बैंक के क्या राइट हैं अगर वो पर्सन डिफॉल्ट कर देता है? पौनी कैन इमीडिएटली सेल द गुड्स विदाउट एनी नोटिस एंड कीप द एंटायर सेल प्रोसीड्स। या pony has the alternative remedies to either retain the placed goods until the debt is repaid और उनको सेल भी कर सकता है after giving a reasonable notice। या pony must return the goods and sue the borrower for the debt amount। या pony can simultaneously retain the goods and also sue the pawnbroker for the debt। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ना ऑप्शन बी। और बी क्यों है सही ऑप्शन? कि जब आपने प्लेज क्रिएट किया यानी कि गुड्स आपने बैंक को दे दी, तो यहाँ पे अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो, आप लोन नहीं पे कर रहे हो, तो क्या है, बैंक के पास राइट होता है कि वो आपका गोल्ड को, जैसे आपने गोल्ड गिरवी रखवाया था, अपने पास रख सकता है जब तक कि आप लोन नहीं चुकाते हो। और इन केस अगर आप लोन नहीं दे रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो बैंक के पास राइट होता है कि आपको एक नोटिस देके वो उन गुड्स को सेल भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश है कोई पर्सन, उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो लोन ले रहा है बैंक से अगेंस्ट हिज मशीनरी और रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे लोन एग्रीमेंट में स्टेट दैट गुड्स रिमेन विद राजेश, बट इफ ही डिफॉल्ट तो बैंक कैन टेक पोजेशन। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ राजेश ने डिफॉल्ट कर दिया लोन पे और बैंक इन्वोक द क्लॉज टू टेक द फिजिकल पोजेशन ऑफ द मशीनरी। तो क्या नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट हो गया? अब पहले नहीं थी बैंक के पोजेशन में, एग्रीमेंट में मेंशन था कि गुड्स राजेश के पास ही रहेंगे, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो फिर बैंक पोजेशन ले लेगा। और 6 मंथ के बाद राजेश ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक ने क्लॉज को इन्वोक कर दिया और फिजिकल पोजेशन ले लिया मशीनरी का। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप क्रिएट होता है, क्या नेचर ऑफ सिक्योरिटी है? इट रिमेन हाइपोथिकेशन, या इट बिकम प्लेज, इट बिकम मॉर्टगेज, या इट इज एनोमलस मॉर्टगेज। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है कि प्लेज हो गया अब, क्योंकि पोजेशन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? बैंक के पास हो गया। हाइपोथिकेशन में पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता, वो बोरोवर के पास ही रहता है। नेक्स्ट। प्रिया बोरो मनी फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। She delivered the original title deeds of the property to the bank as a collateral, but continue to live in the house and make monthly mortgage payment. ये कौन सी mortgage create होती है इस situation में? यूसुफ रक्चुरी mortgage, simple mortgage, mortgage by deposit of title deeds या English mortgage? तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी, mortgage by deposit of title deeds। यानी इस वाली mortgage में क्या होता है, mortgage create कहाँ पे होती है? immovable properties पे, घर वगैरह पे। तो उसने क्या, ओरिजिनल टाइटल डीड्स प्रॉपर्टी की बैंक के पास दे दी।
एज अ कोलेटरल पर, वो उसी घर में रह रही है और मंथली मॉर्गेज पेमेंट करे जा रही है, मंथली तौर पे वो पे करे जा रही है बैंक को जो भी अमाउंट था जो उसने पे करना था, राइट। तो ये होती है आपकी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, जहां पे आप प्रॉपर्टी के पेपर जो है बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हो। नेक्स्ट, टेक्सटाइल कंपनी ने हाइपोथिकेट की अपनी इन्वेंटरी बैंक ए को फॉर लोन विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस, तो कंपनी ऑल्सो हाइपोथिकेट द सेम इन्वेंटरी टू बैंक बी। अब जब कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बैंक के डिस्कवर की जो इन्वेंट्री हो तो पहले से सेल हो चुकी है और फंड्स जो थे वो यूज हो गए टू पे ऑफ अदर डेट। तो क्या ड्रॉबैक है हाइपोथिकेशन के इस सिचुएशन में हाईलाइट करती है? रियलाइजेशन डिफिकल्टी, मल्टीपल हाइपोथिकेशन, इरोजन ऑफ सिक्योरिटी, नो पोजेशन विद क्रेडिटर। तो सही ऑप्शन यहाँ पे मल्टीपल हाइपोथिकेशन है कि कई बार क्या होता है आप सेम ही गुड सेम इन्वेंट्रीज को दो बैंक्स में क्या कर रहे हो, हाइपोथिकेट कर रहे हो। उसने क्या किया, सेम इन्वेंट्री को बैंक ए में भी दे दिया और बैंक बी में भी। तो कंपनी ने डिफॉल्ट भी कर दिया तो बैंक ए ने देखा कि बैंक बी ने ऑलरेडी इन्वेंट्रीज को सेल कर दिया हुआ है और फंड से उसके डेट जो है पे कर दिए हैं। तो ये वाला थोड़ा सा रिस्की रहता है, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं अगर आप मल्टीपल हाइपोथिकेशन करते हो। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैलिड प्लेज। पोजेशन गुड्स मस्ट बी फिजिकली डिलीवर्ड टू पॉनी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज नॉट वैलिड। Pawnee retain the general ownership of the goods pledged. Pledge can be created for goods that the borrower expect to acquire in the future. या जो पर्पस है प्लेज का, दैट मस्ट बी टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो आपकी राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 2 और 4। फर्स्ट क्यों गलत है देखो, फिजिकली डिलीवर होते हैं बैंक को, बैंक पॉनी है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज नॉट वैलिड, ये वैलिड है। मतलब अगर आपके वेयर हाउस है, मान लीजिए उसमें जो आपकी वीट पड़ी हुई है, तो वीट के अगेंस्ट अगर आप लोन ले रहे हो तो पोजेशन है उसकी कीज जो है वो बैंक के पास डिपॉजिट करा दी जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी वैलिड होती है यहाँ पे। और आपका क्या है, प्लेज कैन बी क्रिएटेड फॉर गुड्स दैट द बोरोवर एक्सपेक्ट टू एक्वायर इन फ्यूचर, ये गलत है। प्लेज क्रिएट नहीं होती उन गुड्स के लिए जो आपने फ्यूचर में एक्वायर करनी थी। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ ही है यहाँ पे। नेक्स्ट, हमें ये स्टेटमेंट देखनी है हाइपोथिकेशन की रिगार्डिंग। तो बैंक रिलाई सोली ऑन द स्टॉक स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर, और फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होती क्या हाइपोथिकेशन में? बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द हाइपोथिकेटेड गुड्स एज स्पेसिफाइड बाय द बैंक, जिसमें पॉलिसी असाइन होगी बैंक के फेवर में। या इट इज पॉसिबल टू हाइपोथिकेट गुड्स जो बोरोवर के पास अभी तो नहीं है बट फ्यूचर में होंगी। या बोरोवर इज ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन एग्रीड मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी थ्रू आउट द लोन टेन्योर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द हाइपोथिकेशन? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ। इस केस में भी फर्स्ट एंड थर्ड आपका गलत है। यहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन करनी पड़ती है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और आपका इट इज पॉसिबल टू हाइपोथिकेट गुड्स, नहीं, जैसा आपका प्लेज में था ना, तो जो आप फ्यूचर में एक्वायर करोगे, फ्यूचर में आपने कोई कार परचेज करने का सोचा हुआ है जो आपको बाद में मिलेगा उसका पोजेशन, तो उसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हो अभी से। ठीक है, सेम विद द प्लेज। प्लेज में भी आप फ्यूचर गुड्स के लिए प्लेज क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हाइपोथिकेशन में हाइपोथिकेट कर सकते हो उन गुड्स को जो आपको फ्यूचर में एक्वायर होनी है। नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा ने लोन लिया लेंडर से एंड ट्रांसफर कर दिया पोजेशन ऑफ हिज कमर्शियल बिल्डिंग टू द लेंडर, यानी कि बैंक को। अब जो बैंक है वो रेंट कलेक्ट कर रहा है टीनेंट से और यूज कर रहा है उस इनकम को कि वो लोन रीपे करे। मिस्टर वर्मा की कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है अब उस लोन को पे करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया जो मैंने आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया उससे जो रेंटल इनकम जनरेट हो रही है उसी से लोन चुकता होगा। ठीक है, तो ये कौन सी मॉर्गेज है? सिंपल इंग्लिश, यूसुफ्रक्चुरी या मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल? तो ये है यूसुफ्रक्चुरी मॉर्गेज। इस तरीके की मॉर्गेज में क्या होता है आपका, जो भी प्रॉपर्टी ना, जो भी बिल्डिंग है आप बैंक को दे देते हो, बैंक उस पे जो रेंट आ रहा है टीनेंट से मिल रहा है उससे जो है लोन पे करता है। यहाँ पे जो बोरोवर है यानी कि मिस्टर वर्मा है वो पर्सनली लायबल नहीं है टू पे द लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर वांट टू असाइन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक को एज अ कोलैटरल फॉर द लोन। कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोसेस अंडर द इंश्योरेंस एक्ट? पॉलिसी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सिंपल वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द बैंक। ट्रांसफर की जाती है एंडोर्समेंट करके पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे। या इंश्योरेंस कंपनी मस्ट बी फॉर्मली नोटिफाइड अबाउट द असाइनमेंट। या ट्रांसफर इज ओनली वैलिड अगर सेपरेट डीड एग्जीक्यूट किया जाता है और एंडोर्समेंट इज नॉट परमिटेड। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, ओनली स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट आपकी गलत है, फोर्थ भी गलत है। सिंपल वर्बल एग्रीमेंट से नहीं होती पॉलिसी ट्रांसफर, एक रिटर्न एग्रीमेंट के साथ होती है।
जो लीगली वैलिड मानी जाती है, कि रिटर्न फॉर्म में आपको करनी पड़ती है। और ये भी नहीं है कि सेपरेट डीड एग्जीक्यूट किया और एंडोर्समेंट परमिट नहीं किया तो आप ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रांसफर करते हो एंडोर्समेंट के थ्रू या फॉर्मली नोटिफाई किया जाता है अबाउट द असाइनमेंट। असाइनमेंट बेसिकली होता कि आपने राइट ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, दूसरे पर्सन को, कि वो अब अमाउंट रिकवर करें। यानी कि आपको ए से कोई पैसा रिसीव होना था मान लीजिए, तो आपने बैंक को वो राइट असाइन कर दिया कि बैंक जो है अब बी से पैसा रिकवर करेगा, ए नहीं करेगा, ठीक है, तो वो असाइनमेंट होती है। अब फॉर्मेलिटीज ऑफ असाइनमेंट, कौन सी स्टेटमेंट एक्चुअली डिफरेंशिएट कर पा रही है बिटवीन लीगल असाइनमेंट एंड इक्विटेबल असाइनमेंट। दो तरह की असाइनमेंट होती है, आपकी लीगल और इक्विटेबल। बेसिक डिफरेंस क्या है लीगल और इक्विटेबल में? बेसिकली लीगल है आपकी फॉर्मल, इसको समझ लो राइटिंग में होती है, ज्यादा फॉर्मल होती है और लीगली वैलिड होते हैं। इक्विटेबल इनफॉर्मल, जस्ट ओरली आपने बोल दिया किसी को कि मैं तुम्हें असाइन कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो लीगल असाइनमेंट कंसीडर्ड व्हेन फॉर्मल नोटिस ऑफ असाइनमेंट इज नॉट गिवन। इक्विटेबल असाइनमेंट इज लेस फॉर्मल बट स्टिल लीगली वैलिड। लीगल असाइनमेंट के केस में क्या होता है, नोटिस जो राइटिंग में देना पड़ता है। और इक्विटेबल असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट इज टू बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ये कोई मैंडेटरी कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड। देखो हमने तो बात की कि जो लीगल असाइनमेंट है वहां पे फॉर्मल नोटिस दिया जाता है डेटर को, ठीक है। और यहाँ पे लीगल असाइनमेंट में आपका क्या रहता है, राइटिंग में देना पड़ता है नोटिस, जो हम डिस्कस कर रहे थे। इक्विटेबल जो स्टेट आपकी असाइनमेंट है वो इनफॉर्मल तो है पर लीगली वैलिड है, कंसीडर की जाती है। ऐसा नहीं कि इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, बट हाँ एज कंपेयर टू लीगल असाइनमेंट ये थोड़ी सी क्या है, इनफॉर्मल वे होता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इसी के साथ हमारा ये आज का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अभी तो हमने इस बेसिक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है संकल्प सीरीज का, जहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्जेस को डिटेल में डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से। तो आप वो वीडियो देख के ना अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सिंस बहुत कम टाइम है अब जैब की प्रिपरेशन के लिए, तो व्हाट यू कैन डू, अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कोर्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप एडुटैब की वेबसाइट पे विजिट कीजिए, कोर्सेज को एक्सेस कीजिए। कोर्सेज को एक्सेस करके ना आपको क्लिक करना है जैब कोर्सेज के ऊपर। तो जैसे ही आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करेंगे यू विल स्क्रॉल डाउन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं विद फ्लैट 80% ऑफ। कूपन कोड यूज करना है आपको जैब 80। एंड साथ के साथ सुपर क्रैश कोर्स बैच 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें ना आपकी जैब की प्रिपरेशन करवाई जाती है इन जस्ट 12 डेज। 12 दिन में आपकी जैब की प्रिपरेशन होती है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी मॉर्निंग इवनिंग, 2.5 घंटे की क्लासेस आपकी रहती हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद फ्लैट 80% ऑफ, राइट। और मान लीजिए आप लाइव क्लासेस नहीं लगा पाते हो, तो फिर आपको क्या बैंकर कैप्सूल कोर्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस मिलेंगी। कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लाइक पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, आईएफएस को आपका कैप्सूल कोर्स अवेल करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। उस पर भी आपको सेम डिस्काउंट दिख रहा होगा यहाँ पे, जैब 80। और अगर आपकी जैब की प्रिपरेशन हो चुकी है, यू वांट टू बिल्ड द टेस्ट सीरीज, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए इसमें आपको क्या मिलता है, सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। तो आप अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाइए। 12 दिन में जो है आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे जैब की, राइट। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।